प्रिय छात्राध्यापकों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक से होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ बैरियर्स रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा के बारे में बात की थी। आशा है कि वो सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। इसके बाद आपके यहाँ छठी यूनिट में है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस पे भी एक वीडियो मैंने आप लोगों को दिया था, जिसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किसे कहते हैं, कैसे कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, और साथ ही उसमें कौन कौन से हैं, ये सब चर्चा हुई थी। आज फिर उसी में से मध्यमान, माध्यिका, बहुलक, ये तीन हैं आपके यहाँ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मध्यमान पर आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो मीन क्या है और इसको निकालने की, गणना करने की विधि क्या है, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मध्यमान क्या है। मध्यमान को अगर हम देखें तो गणितीय भाषा में इसको औसत भी कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं। और यह जो डाटा होते हैं उनका एक तरीके से गुरुत्व केंद्र होता है। जो बहुत सारे डाटा हैं तो उसके केंद्र में कोई एक मान होता है, उसी को मीन कहते हैं। अगर इसको कम शब्दों में परिभाषा के रूप में कहें तो कह सकते हैं कि मध्यमान वह प्राप्तांक है जो समस्त प्राप्तांकों के योग को प्राप्तांकों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। फिर से सुन लीजिए, मध्यमान वह प्राप्तांक होता है जो समस्त प्राप्तांकों के योग में उन प्राप्तांकों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। अर्थात अगर इसको हम एक फार्मूले के रूप में कहें तो मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपान एन, जहाँ पे सिग्मा जोड़ का प्रतीक है, एक्स डाटा का प्रतीक है और एन टोटल नंबर्स ऑफ डाटा का प्रतीक है। तो इस तरीके से अगर जैसे हम कोई एक उदाहरण लेकर के आपको बताएं कि संख्या है 5, 7, 8, 14, 16, इस तरीके से इनका कुल अगर योग करें तो योग कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और इनकी संख्या कितनी है, 5 है। 5 डाटा है, इनका योग 50 है। तो 50 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो मान आ जाएगा आपका 10। तो ये 10 ही मध्यमान कहा जाएगा। इसे क्या कहेंगे, मध्यमान या मीन कहेंगे इन सारे डाटा का। और यही औसत भी होता है। तो स्पष्ट है इसे कि मध्यमान बताता है कि यह हमें बताता है कि जो कुल प्राप्तांक हैं वो सभी छात्रों में बराबर बराबर बटे होते हैं। जो कुल प्राप्तांक हैं मध्यमान यह बताता है कि सभी छात्रों में बराबर बराबर बटे होते हैं। प्रत्येक छात्र को कितने अंक मिलते हैं, प्रत्येक छात्र में कितने कितने अंक मिलते हैं, मध्यमान प्राप्तांकों के आकार पर विचार करता है। उसका जो क्षेत्र है सर विचार करता है। मध्यमान को अगर हम देखें तो साधारणतः संकेताक्षर उसको यम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, यम से। यम इक्वल टू, अगर फार्मूला में कहें तो यम इक्वल टू सिग्मा एक्स अपान एन, जहाँ पे सिग्मा एक्स क्या है, प्राप्तांकों का योग है, और एन क्या है, प्राप्तांकों की संख्या है। ठीक है, ये तो एकदम साधारण सी बहुत सरल बातें हो गई। ऐसा कभी परीक्षा में बहुत कम आता है, आता भी है तो आप उसको कर लेंगे। अब एक उदाहरण और हम आपके सामने रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 15 छात्रों के प्राप्तांक कुछ इस प्रकार हैं। अब उनका मध्यमान ज्ञात करना है। जैसे 15 छात्रों के प्राप्तांक निम्नलिखित प्रकार से दिए हैं। अब इसका मध्यमान हमें प्राप्त करना है। तो मध्यमान प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए जो डाटा है 15 लोगों के 30, 32, 38, 35, 29, 25, 39, 37, 36, 32, 35, 29, ये हैं 15 छात्रों के। तब क्या करेंगे हम, ये जो 15 प्राप्तांक हैं इनको सबको ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है। सिग्मा एक्स निकाल लेंगे। सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा इसका, 480
और प्राप्तांकों की संख्या कितना है 15। तो 480 में 15 भाग दे देंगे 32, यानी इसका मीन कितना आ गया 32 आ गया। ठीक, तो अब इसको कैसे कैसे करते हैं एक बार फिर सुन लीजिए। अगर इसको चरणों में या चरणबद्ध इसको कहें, स्टेप में हम कहें, सोपान में कहें, और ये अवर्गीकृत डाटा के लिए, किसके लिए, अवर्गीकृत डाटा होते हैं तब उसके लिए है। अब हम वर्गीकृत जब देख लेंगे तो उसके बाद वर्गीकृत में देखेंगे। यानी प्राप्तांक भी दो प्रकार से, जब डाटा कैसे होते हैं अवर्गीकृत होते हैं, और दूसरा क्या है जब डाटा वर्गीकृत होते हैं, यानी ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा। दोनों की मीन निकालने के लिए अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग उसके प्रोसेस हैं। तो अवर्गीकृत डाटा के लिए अभी हम बात कर रहे थे जो ऊपर, ये वर्गीकृत डाटा के लिए ही कर रहे थे। अब अवर्गीकृत प्राप्तांकों से मध्यमान ज्ञात करने के लिए कुछ सोपान है, कुछ चरण है, कुछ स्टेप है, इसको आप सुन लीजिए। पहला क्या है, सभी प्राप्तांकों को जोड़कर सिग्मा एक्स ज्ञात कर लेते हैं। जितने ही प्राप्तांक दिए गए हैं उन सब को जोड़कर सिग्मा एक्स ज्ञात कर लेते हैं। फिर सिग्मा एक्स को n से भाग दो, सिग्मा एक्स को n से भाग दो, अप्राप्त मान ही क्या होगा मध्यमान होगा। सिग्मा एक्स को n का मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ डाटा, जितने टोटल नंबर हैं 10, 5, 15 जो भी हो उसे भाग दे देते हैं, जो मान प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा, मध्यमान कहलाएगा। ये तो बात हो गई अवर्गीकृत डाटा के लिए, यानी जब डाटा कैसे होंगे, अनग्रुप्ड डाटा होंगे। तो अनग्रुप्ड डाटा से मीन निकालने के लिए स्टेप हैं, इन चरणों के माध्यम से चल करके हम डाटा निकाल सकते हैं। अब बात हम लोग करते हैं वर्गीकृत जो डाटा होंगे, तो वर्गीकृत डाटा के मध्यमान मीन कैसे निकालेंगे। तो वर्गीकृत समांकों से मध्यमान की गणना कैसे करेंगे, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, आइए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। आवृत्ति वितरण के रूप में अगर हम देखें तो आवृत्ति वितरण के रूप में जो मीन है वो निकालने के लिए सर्वप्रथम व्यवस्थित समांकों से मध्यमान ज्ञात करते हैं। व्यवस्थित समांकों से क्या निकालेंगे, हम मध्यमान ज्ञात करते हैं। और मध्यमान ज्ञात करते समय ये माना जाता है कि आवृत्तियां अपने अपने वर्गों के मध्य बिंदु पर केंद्रित होंगी। आवृत्तियां अपने अपने मध्य बिंदु के कहाँ केंद्रित होंगी, वर्गों पर केंद्रित है। अर्थात अगर हम देखें तो मध्यमान ज्ञात करते समय मान्यता होती है कि किसी भी वर्ग की समस्त आवृत्तियों के लिए प्राप्तांक का मान उस वर्ग का मध्य बिंदु है। प्राप्तांक का मान उस वर्ग का क्या है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। आवृत्ति वितरण के रूप में दिए गए समांकों से, दिए गए डाटा से मध्यमान ज्ञात करने के लिए दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। दो विधि कौन कौन से हैं, शॉर्ट मेथड और लॉन्ग मेथड। अब इन दोनों विधियों पर हम अलग अलग चर्चा करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। तो इन दोनों विधियों से ही विभिन्न वर्गों की समस्त आवृत्तियों को उस वर्ग के मध्य बिंदु पर केंद्रित मान लिया जाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं किसी भी वर्ग के सभी छात्रों का प्राप्तांक उस वर्ग के मध्य बिंदु के बराबर मान लिया जाता है। जैसे यदि 30 और 34 वर्ग में 5 आवृत्तियां हैं, तो इन पांच जो आवृत्तियां हैं, तो ये पांचों आवृत्तियां तो मध्यमान की गणना के लिए माना जाएगा कि ये पांचों आवृत्तियों के प्राप्तांक 32 होंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम उससे मध्य बिंदु को ही, उसको सारे जितने भी आवृत्तियां हैं सबका मान हम मान लेते हैं कि ये बराबर ही होंगे। अब लॉन्ग मेथड से हम कैसे वर्गीकृत, जब अनग्रुप डाटा होते हैं तो उनको लॉन्ग मेथड से हम किस तरीके से मध्यमान मीन की गणना करेंगे, अब आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। तो दीर्घ विधि से मध्यमान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मध्यमान ज्ञात करने के लिए जो विभिन्न वर्ग हैं, अलग अलग वर्ग हैं, उनको उनके मध्य बिंदुओं को उनके
सापेक्ष आवृत्तियों से गुणा करके, जो मध्य बिंदु है उसके सापेक्ष जो आवृत्तियां हैं उन आवृत्तियों से गुणा करके उसमें क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। गुणा करके उसमें क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। और तथा योग को, जितना योग आएगा टोटल, उस कुल योग को आवृत्तियों की संख्या से, जो आवृत्तियों की संख्या है, मान लीजिए 10 है, 15 है, 20 है, जो भी है, संख्या से भाग करने पर, उसे डिवाइड करने पर मध्यमान प्राप्त होगा। अगर हम इसको सूत्र के रूप में, फार्मूले के रूप में कहें तो क्या हो जाएगा, यम इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान एन। एम इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान एन, जहाँ पे एफ क्या है, वर्ग की आवृत्ति है, एक्स क्या है, वर्ग का मध्य बिंदु है, और सिग्मा एफ एक्स क्या है, सिग्मा एफ एक्स विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों व मध्य बिंदुओं के गुणा का योग है। विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों व उनके मध्य बिंदु के गुणा का योग है। एन क्या है, कुल आवृत्तियां। एन क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से सारे संकेताक्षर का पता हो गया आपको। और इस तरीके से हम जब वो आंकड़े ग्रुप्ड होते हैं, डाटा ग्रुप्ड होते हैं तो लॉन्ग मेथड से मीन निकालने का ये फार्मूला है, सिग्मा एफ एक्स अपान एन, जहाँ पे एफ वर्ग की आवृत्ति है, एक्स वर्ग का मध्य बिंदु है, सिग्मा एफ एक्स वर्ग की आवृत्तियों से उसके मध्य बिंदु के गुणनफल का योग है, और एन क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एक हम उदाहरण के माध्यम से आपको बताते हैं। मान लीजिए कि एक उदाहरण दिया गया है, उससे मध्यमान की गणना हमें करना है। जैसे आपको दिखा रहे हैं, ये एक सवाल है। ये लॉन्ग मेथड से कैसे इस सवाल को हम निकालेंगे, इस पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझिएगा। अब इसमें वर्ग दिया गया, फ्रीक्वेंसी, इतनी चीजें आपको क्वेश्चन पेपर में दी रहती हैं। अब आपको इसके माध्यम से आपको मध्यमान निकालना है। तो अगर इस तरीके से आते तो इसमें लॉन्ग मेथड से निकालने में आपको आसानी होगी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मध्य बिंदु निकाल लेंगे। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, एक अलग से कॉलम बन जाएगा एक्स का, एक्स कॉलम एफ, और एक्स का, एक्स कॉलम में आप सबके मध्य बिंदु निकाल लें। मध्य बिंदु बताया गया आपको। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ देते हैं, जितना मान आता है उसमें 2 से भाग कर देते हैं, तो उस वर्ग का क्या आ जाता है, मध्य बिंदु आ जाता है। फिर आप क्या करेंगे, मध्य बिंदु को उसकी फ्रीक्वेंसी से गुणा करके एक अलग कॉलम आप बना लेंगे एफ एक्स का, एक कॉलम और बनेगा आपका एफ एक्स का। फिर उसमें आप उसके गुणनफल का योग लिखते जाएंगे। लास्ट में एफ एक्स वाले कॉलम में सिग्मा एक्स कर लेंगे, और इधर योग करके सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे, एन निकाल लेंगे, और फिर इस फार्मूले में एम इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान एन जो फार्मूला है, इस फार्मूले में आप रख करके उसका मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है। जैसे अब इसमें एक सारणी के माध्यम से हम बनाए, इसको आप देख सकते हैं। ये सारणी है, आपको दिख रहा होगा, ये सारणी है जिसमें आपका वर्ग का ये वर्ग दिया हुआ है, ये एक्स है, और ये एफ है, और ये एफ एक्स है ना। जी, अब इसको आप इस सारणी के माध्यम से ऐसे ही सारणी आप बना लेंगे, एग्जाम में आता है। ये 2 चीज दी रहेगी कि एफ एक्स आपका मध्य बिंदु निकाल लोगे, और इसमें एफ और एक्स का गुणा करके यहाँ इस कॉलम में लिखते जाएंगे, यहाँ टोटल जोड़ लेंगे, और उसके बाद इस फार्मूले में यहाँ पे आप रख करके उसका मान निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम मध्य बिंदु, वर्ग, फिर दूसरा कॉलम आपका मध्य बिंदु को होगा, फिर तीसरा कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी का, और चौथा कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी इनटू मध्य बिंदु। अब उसमें आप गुणा करके जितना मान आएगा उसको लिख देंगे, और एन टोटल नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर्स आप उसमें फ्रीक्वेंसी का कर लेंगे, और फिर उस सूत्र के माध्यम से, यानी जो फार्मूला भी बताए थे ऊपर हमने, सिग्मा एफ एक्स अपान एन,
अब हमने इसमें गणना की है जिसमें सिग्मा एफ एक्स का मान आया है 1975 और एन का मान आया है 80। अब 1975 में 80 का हम भाग कर देंगे, तो 80 का भाग किए तो कितना आ गया आपका 24.69 ये आ गया। तो यही इसका क्या हो जाएगा, इस सवाल का मीन हो जाएगा। आसान, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, बस दो कॉलम बनाने हैं आपको, एक मध्य बिंदु का और एक मध्य बिंदु इंटू फ्रिक्वेंसी का एफ इंटू एक्स का। इस तरीके से सूत्र में आप मान रख करके उसका मान 24.69 निकाल सकते हैं। ठीक, समझ में आएगा सब। अब इसके कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप भी सुन लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, दीर्घ मेथड से जब आपको मीन निकालना होगा तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स पर चल करके इसका मान निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला चीज क्या करेंगे, प्रत्येक वर्ग का हम मध्य बिंदु निकाल लेंगे। एक कॉलम लिख लेंगे, उस कॉलम में आप एक्स लिख लेंगे, एक्स, और सबका निकालते चले जाएंगे। अब इसके लिए वर्ग की निम्न सीमा क्या करते हैं, इसमें कैसे निकालेंगे, वर्ग की निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ दीजिए, जितना मान आए उसमें 2 से भाग कर दीजिए, तो उसका क्या आ जाएगा, आपका मध्य बिंदु आ जाएगा। अब उस मध्य बिंदु निकाल लेंगे, है ना, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, मध्य बिंदु निकालना आ गया, सबको निकाल सकते हैं, आसान है। जो भी मध्य बिंदु उसकी उच्च सीमा है निम्न सीमा, दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग दे देंगे, उसका मान आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु को, दूसरा स्टेप क्या करेंगे, प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु को उस वर्ग की आवृत्ति से गुणा करेंगे। प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदु को उसकी आवृत्ति से हम गुणा करेंगे, गुणा करके एफ एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। अब सभी एफ एक्स को नीचे टोटल जोड़ लेंगे, जोड़ करके सिग्मा एफ एक्स आ गया आपका। फिर सिग्मा एफ एक्स को आप और एक कॉलम में जहाँ फ्रिक्वेंसी लिखें, फ्रिक्वेंसी के नीचे आप एन निकाल लेंगे। एन क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी, जितना मान आया उसको आप फिर क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या है, सिग्मा एफ एक्स को एन से भाग दे देंगे और जितना मान आएगा वही उसका क्या होगा, मध्यमान कहलाएगा। ठीक, सिग्मा एफ एक्स अपान एन। तो अभी हमने बात की कैसे आप दीर्घ मेथड से मीन निकालेंगे। दीर्घ मेथड से मीन कैसे निकालेंगे, जब डाटा क्या हो, ग्रुप्ड डाटा हो, वर्गीकृत डाटा हो, तो उसकी सहायता से आप मीन दीर्घ मेथड से इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसको दीर्घ मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अभी तो हमने जो उदाहरण बताया वो सरल था, इसमें कोई दशमलव जैसी बातें नहीं थी, लेकिन कभी कभी जो वर्ग दिए रहते हैं इस तरीके के रहते हैं, उसका मध्य बिंदु आपका दशमलव में आ जाता है। जब दशमलव में आ जाता है तो वहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन आपका बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। क्योंकि आपको एग्जाम में कोई कैलकुलेटर मोबाइल नहीं रहता तो आपको मैनुअली करना रहता है, उसमें समय भी अधिक लगता है और थोड़ा भी कहीं एक पॉइंट इधर उधर हो गया तो आपकी गलत हो सकता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, इसको दीर्घ मेथड भी कहते हैं। अब आइए हम लोग लघु मेथड कैसे निकालेंगे और मीन, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो लघु मेथड से या शॉर्ट मेथड से कैसे मध्यमान निकालेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। दीर्घ विधि में गणना कार्य, जैसे हम बता रहे हैं अभी कि गणना कार्य बहुत अधिक है, तो अधिक होने के कारण इसमें काफ़ी अधिक समय भी व्यय होता है। समय व्यय के होने के साथ साथ इसमें त्रुटि होने की भी संभावनाएं बनी रहती हैं। तो इस सबसे बचने के लिए शॉर्ट मेथड का प्रयोग अच्छा रहता है, जिसे कल्पित मध्यमान विधि भी कहते हैं, जिसे एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं, का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में किसी भी वर्ग को कल्पित मध्यमान वर्ग मान लेते हैं, कोई भी वर्ग, ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई भी वर्ग आप मान लेते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हो। किसी भी वर्ग को क्या मान लेंगे हम, कल्पित मध्यमान वर्ग मान लेते हैं तथा उस वर्ग के मध्य बिंदु को कल्पित मध्यमान मान लेते हैं। जो उस वर्ग का मध्य बिंदु होगा वही क्या होगा, कल्पित मध्यमान होगा। अब आवृत्ति वितरण में एफ जो कॉलम है उसके आगे एक नया कॉलम बना लेते हैं, एक नया स्तंभ बना लेते हैं और उस कॉलम में
जिसे विचलन स्तंभ कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विचलन स्तंभ के नाम से जानते हैं, तथा इसे डी संकेताक्षर से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको एक कॉलम अलग से बना लेते हैं। फिर कल्पित मध्यमान वर्ग जो हमने माना है उसको आगे वाले स्तंभ डी वाले स्तंभ में उसके सामने क्या मान लेंगे, शून्य लिख देंगे। जो वर्ग को, जिस वर्ग को हम कल्पित मध्यमान वर्ग माने हैं उस वर्ग के सामने डी वाले कॉलम यानी जो विचलन वाला कॉलम है वहां पे 0 लिख देंगे, शून्य लिख देंगे। फिर इसके बाद कल्पित मध्यमान वर्ग के ऊपर वाले वर्ग यानी जिधर आपका वर्ग बढ़ रहा है, अब चाहे वो उल्टा लिखा रहे सीधा जैसे लिखा रहे, आप ये देखेंगे कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो नीचे की तरफ, क्रमशः 0 जहाँ लिखे हैं उसके ऊपर +1, फिर +2, +3, +4, ऐसे नीचे है तो नीचे लिख देंगे +1, +2, +3, +4 ये। और फिर जिधर वर्ग कम हो रहा है ना, तो उधर आप माइनस लिखते जाएंगे। 0 के नीचे एक तरफ तो आपने प्लस लिख दिया, जो दूसरा बच रहा है उस तरफ आप -1, -2, -3 इस तरीके से आप लिख देते हैं। अब हम विभिन्न आवृत्तियों को उनकी संगत जो D से गुणा करके, यानी जो हमने आवृत्तियां भी मान लिया उसके सामने जो D है, D से गुणा करके हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तथा इस योग को I से गुणा व N से भाग करके, इसको जो योग आया है इसको I यानी क्लास इंटरवल से गुणा करके और N यानी टोटल नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी से भाग करके उसमें जो कल्पित मध्यमान हमने माना है उसको जोड़ देने से मध्यमान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसका सूत्र अलग है। तो अब मध्यमान ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र हम अगर बताएं आपको तो क्या हो जाएगा, m = एज्यूम्ड मीन, यानी इसको शॉर्ट में हम AM भी लिख देते हैं, है ना। m = एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा FD अपॉन N इंटू I, ये इसका फार्मूला हो गया। इन्हें दिखा देते हैं आपको, लिखेंगे, ये देखिए मध्यमान = एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा FD अपॉन N इंटू I, ये इसका आपका फार्मूला हो गया। अब इसमें एक एक करके संकेताक्षर अर्थ का हम देख लेते हैं। AM क्या है, कल्पित मध्यमान, एज्यूम्ड मीन है। AM क्या है, एज्यूम्ड मीन है। और F क्या है, वर्ग की आवृत्ति है। वर्ग क्या है, आवृत्ति है। और D क्या है, वर्ग का विचलन है, डिवीजन है। सिग्मा FD क्या है, विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों का उस वर्ग के विचलनों के गुणा का योग है। फिर सुन लीजिए, विभिन्न जो वर्ग हैं उन विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों और विचलनों के योग ही क्या कहलाता है, सिग्मा FD है। I क्या है, I है क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। N क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, साइज ऑफ द ग्रुप, कुल आवृत्तियां। तो इस तरीके से इस फार्मूले में रख करके आप सवाल को हल कर सकते हैं, मीन के मान आप गणना कर सकते हैं। कल्पित मध्यमान वर्ग लगभग कैसे मानते हैं, अब इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसे मानने के तो आप जितने भी वर्ग दिए हैं किसी भी वर्ग को आप कल्पित मध्यमान मान लेते हैं, लेकिन सरलता और थोड़ा आपका जो मान आए वो ज़्यादा एक्यूरेट आए, इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आप देखते हैं कि जिस वर्ग की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, जिस वर्ग की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है उसी वर्ग को आप एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि एक से अधिक वर्ग के जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो एक बराबर आ गई, या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बहुत अंतर कम है, फ्रीक्वेंसी किसी की ज़्यादा नहीं है। तो उस परिस्थिति में आप अलग अलग तरीके से मानने के लिए थोड़ा सा प्रयोग करेंगे। तो कल्पित मध्यमान वर्ग ये भी देखते हैं कि लगभग बीच में हो, ना बहुत शुरू में हो ना बहुत लास्ट में हो,
बल्कि लगभग अगर देखें तो बीच में हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये भी देखा जाता है। तो मध्य के वर्ग को ही मानना चाहिए जहाँ तक कोशिश की जानी चाहिए, जिससे जो गणना कार्य है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। माने को आप किसी को मान सकते हैं, लेकिन आपको और आसान और सरल तरीके से उसको गणना आपको करना पड़े, कैलकुलेशन करना पड़े। इसके लिए ये माना जाता है कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो या बिल्कुल जो मध्य में हो, बीच में हो, तो उसी को ही मध्यमान वर्ग मान लिया जाता है। यहाँ इस चीज का भी ध्यान रखना होगा, या इस बात को भी ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी वर्ग के लिए जो विचलन d है वह वास्तव में उस वर्ग के मध्य बिंदु का कल्पित मध्यमान से वर्ग के विस्तार की इकाई में विचलन होता है। अर्थात d इक्वल टू x माइनस एज्यूम्ड मीन अपॉन आई, d इक्वल टू x माइनस एज्यूम्ड मीन बटा आई। अब इसके माध्यम से हम d का मान निकाल लेते हैं। तो उदाहरण के लिए एक उदाहरण आपके सामने पेश करते हैं। मान लीजिए कि निम्न आवृत्त वितरण के लिए लघु से मध्यमान की गणना कीजिए। ये एक सवाल है, जैसे ये देखिए, ठीक है। अब इसको हम कैसे शार्ट मेथड से इसका मान कैसे निकालेंगे। अब एक वर्ग है और उसके नीचे फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वर्ग हमारा दिया है इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे अधिक 25 से 29 वाले कॉलम की है 18। तो हम इसी को, बीच में भी है, न तो बहुत ऊपर है न बहुत नीचे, तो क्या करेंगे, हम इसी को कल्पित मध्यमान इसमें मान लेते हैं। तो अब 25 या आप एक जो बिल्कुल बीच में है वो 20 से 22 वाला है, 20 से 24 वाला है। जो देखिए आप इधर से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 अब इसमें जो 22 से 24 है इसका अगर हम मध्य बिंदु निकालेंगे तो मध्य बिंदु आपका कितना हो जाएगा, मध्य बिंदु आपका हो जाएगा 22, क्योंकि 24 20 और 24 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 44, 44 में 2 का भाग दे देंगे तो 22 आ गया। तो यही हो जाएगा आपके एज्यूम्ड मीन। अब इसमें सिग्मा एफ डी का मान 43 आ जाएगा, यानी टोटल नंबर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 80 आ जाएगा और क्लास इंटरवल कितना है 5 है। इसमें ये ध्यान रखना है क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूसिव सीरीज की श्रेणी है, यानी समावेशी श्रेणी की सीरीज है। तो इसमें आपको वैसे वर्ग अंतराल निकालने के लिए क्या है, कुछ सीमा में से निम्न सीमा घटा दीजिए, जितना अंतर आएगा वही उसका क्लास इंटरवल हो जाएगा। लेकिन अगर इंक्लूसिव श्रेणी है तो ऐसे अगर करते हैं तो मान आपका गलत आ जाता है। क्या जाता है, गलत आ जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको दोनों श्रेणी, अगर इंक्लूसिव सीरीज की श्रेणी है तो उसमें आपको दोनों के मान देखा जाता है, यानी निम्न सीमा भी और उच्च सीमा भी। यानी जैसे ये 15 19 है तो 19 में से 15 घटाएं कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन ये गलत है क्योंकि इसमें दोनों सीमाएं अगर हम जोड़ रहे हैं 15 से शुरू करके 19 तक तो अंतर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इसलिए क्लास इंटरवल निकालते समय भी इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस चीज का आपको क्या ध्यान रखना है, कहीं आपका क्लास इंटरवल गलत ना हो जाए। अगर गलत हो गया, ऐसे आप घटा देंगे तो 4 आ जाएगा जबकि वास्तव में 5 है। तो इस तरीके से अगर आप मान निकालेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये ध्यान बहुत जरूरी है, ध्यान आपको देना है। अगर ये आप चीजें गलत कर दिए तो आपका सवाल भी आपका जो है वो गलत आ सकता है। इसलिए आपको क्लास इंटरवल निकालते समय इन बातों का भी ध्यान रखना है
कि सीरीज आपकी कैसी इंक्लूसिव श्रेणी की है, इंक्लूसिव श्रेणी की है या रिलेटिव, तो उसके हिसाब से आपको करना है। तो आपको इस चीज़ पे भी ध्यान रखना है। अब इसके लिए सारणी कैसे, कॉलम कैसे बनेगा, आप हम दिखा रहे हैं, आपको देख सकते हैं। ये आपके लिए कॉलम है, यहाँ पे ये देखिए, है ना, ये दिख रहा होगा आपको। ये ऐसे ही आप का जो बनेगा, आपकी सारणी ऐसे बनेगी और इसके आधार पे आप मान निकाल लेंगे। देख रहे हैं, ऐसी सारणी बनेगी। अब हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले फ्रिक्वेंसी आपके पास दी हुई है और फ्रिक्वेंसी के बाद एक कॉलम डी का बना लेते हैं, विचलन का बना लेते हैं और विचलन के बाद आप एफ और डी का निकाल लेंगे, यानी एफ और जो विचलन निकालने हैं उसको दोनों को आप गुणा कर देंगे और इस तरीके से आपका वो निकल आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें, अब एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। जैसे हमने बिल्कुल बीच का जो है 1 2 3 4 5 1 2 3 4, वैसे हम मानना चाहते तो 18 को ही मान सकते हैं क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है। चलिए हम बीच वाले 11 भी मान लेते हैं। तो 11 के सामने कॉलम में, डी वाले कॉलम में हम 0 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 0 लिख देते हैं। फिर उससे जिधर वर्ग अंतराल आपका बढ़ रहा है, वर्ग आपका बढ़ रहा है, तो अगर इसमें हम देखें तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ आपका बढ़ रहा है, तो उधर हम +1 +2 +3 +4 लिखते चले जाएंगे और नीचे की तरफ आप -1 -2 -3 -4 लिखते चले जाएंगे। अब फिर हम इसको प्रत्येक कॉलम को एफ इंटू डी कर लेंगे, एफ से डी को गुणा कर देंगे, जितना मान आ जाएगा वो एफ इंटू डी हो जाएगा। फिर इस तरीके से आप सबका मान निकाल लेंगे और सबको लास्ट में जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा एफ डी। अब यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसमें कुछ वैल्यू चूँकि माइनस में आई है, कुछ वैल्यू प्लस में आई है, तो दोनों को आप अलग अलग जोड़ लेंगे, माइनस वैल्यू और प्लस वैल्यू। जब दोनों को अलग अलग जोड़ लेंगे, जैसे हमने इसमें प्लस वैल्यू कितना आ गई 91 आ गया और माइनस वैल्यू आ गई 48। अब 48 और 91 को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये अब जोड़ेंगे नहीं, इसमें घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, जिसका चिन्ह बड़ा होगा। इसमें चूँकि प्लस का चिन्ह बड़ा है, तो इस प्लस का चिन्ह बड़ा है, इसलिए प्लस का चिन्ह बड़ा है, इसलिए कितना आएगा, जो मान आएगा वो प्लस का होगा। अर्थात इसमें मान जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका +43, प्लस कितना आ जाएगा 43। अब ये मान कितना हो जाएगा, यही सिग्मा एफ डी हो जाएगा। अब ये सिग्मा एफ डी आ गया मान आपका, तो फिर आप क्या करेंगे, आई क्लास इंटरवल आप निकालिए, क्लास इंटरवल आपका 5 आ गया। फिर 5 आ गया तो आपको टोटल नंबर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी कितना आ गया, इसमें 80 आ गया। अब हमने जो ऊपर सूत्र बताया था उस सूत्र पर मान रख करके और इसकी गणना आप कर सकते हैं। जैसे m = AM एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपान n × I, ये फार्मूले में आप रख दीजिए। तो चूँकि एज्यूम्ड मीन आपको पता हो गया, एज्यूम्ड मीन कितना है 22, सिग्मा एफ टी का मान कितना है 43 आया, आई का मान कितना आया 5 आ गया और n का मान कितना आ गया 80 आ गया। तब इसमें आप मान रख दीजिए और हल कर लीजिए। तो हल करने पर कितना आ गया, उसको हल करेंगे आप 2.69 आ गया, 22 + 2.69 आप जोड़ दीजिए, तो आपका जो मान आ गया वो आ गया आपका 24.69। कितना आ गया 24.69। तो आप देखिए हमने वहाँ पे जो लॉन्ग मेथड से निकाला था उसका मान भी इतना आया था, शॉर्ट मेथड से हमने जो मान निकाला उसका ही मान सेम है। इसलिए हमारा जो सवाल है वो आपका सही है। आप चाहे किसी भी मेथड से निकालेंगे, मान आपका क्या आएगा उतना ही आएगा। कभी कभी अंतर आ जाता है। अगर अंतर कब आएगा, जब आपको मान लीजिए कि एज्यूम्ड मीन जो कल्पित मध्यमान मान रहे हैं वो पहला ही मान लें, शुरू का ही मान लें या लास्ट का मान लें,
तो इस तरीके से मान अगर मानेंगे तो उसमें आपका थोड़ा सा अंतर आएगा। लेकिन अगर बिल्कुल बीच वाले को मानेंगे, कल्पित मध्यमान एज्यूम्ड मीन, तो वहाँ पे आपका सही आएगा, वहाँ पे कोई गलती की संभावनाएं नहीं रहेंगी या कम से कम रहेंगी। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है। अभी हमने देखा कि मध्यमान कैसे निकालते हैं, तो एक शार्ट में आप फिर से सुन लीजिए। मध्यमान निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि डाटा वर्गीकृत है या अवर्गीकृत है, अर्थात अनग्रुप डाटा है या ग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा है तो उसके लिए निकालने के लिए मीन दूसरी प्रक्रिया है। ग्रुप डाटा है तो उसके लिए निकालने के लिए दूसरा मेथड है। इसमें भी दो मेथड है, लॉन्ग शॉर्ट। तो आपको ये देखना है कि मीन निकालने के लिए डाटा आपके पास कैसे है, अनग्रुप डाटा है या ग्रुप डाटा है। अगर अनग्रुप डाटा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, मीन निकालने के लिए सबसे पहले आपको जितने भी प्राप्तांक हैं सारे प्राप्तांकों को जोड़ लेना है। जोड़ करके उस जितने प्राप्तांक है उसमें कितनी संख्या है उससे आप भाग दे देंगे तो आपका मीन निकल आएगा। अर्थात इसको हम सूत्र के रूप में कहें, इसका सूत्र हो जाएगा सिग्मा एक्स अपान एन, सिग्मा एक्स अपान एन। तो इसके माध्यम से आप मीन निकाल लेंगे, आसान है, जब डाटा कैसा हो, अनग्रुप्ड हो, अवर्गीकृत डाटा हो। आइए हम बात करते हैं जब डाटा अनग्रुप्ड हो या ग्रुप्ड हो, वर्गीकृत हो, तो उसका ऐसी स्थिति में मीन निकालने के लिए दो मेथड हमने बताया, एक लॉन्ग मेथड और दूसरा शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड से मीन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लॉन्ग मेथड से मीन निकालने के लिए सबसे पहले आप एक कॉलम और बना लेंगे जो फ्रीक्वेंसी और वर्ग का दिया है, उसके बगल एक कॉलम बना लेंगे एक्स अर्थात मध्य बिंदु का, और उसका सबका मध्य बिंदु निकाल लेंगे। मध्य बिंदु निकालने के लिए बताया हमने कि उच्च सीमा और निम्न सीमा जोड़ लेंगे, जितना आएगा वही उसका मध्य बिंदु, और उसमें 2 से भाग दे देंगे, जो मान आएगा वही उसका वर्ग का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु आ जाएगा। इस तरीके से मध्य बिंदु निकाल लेंगे। फिर एक कॉलम आपको एफ एक्स का बना लेंगे, जिसमें एफ क्या है, फ्रिक्वेंसी है, एक्स क्या है, मध्य बिंदु है। अब हर वर्ग के सामने जो फ्रिक्वेंसी लिखी है, जो मध्य बिंदु लिखा है, दोनों को आप गुणा करेंगे और उसका जितना गुणा का मान आएगा उसको एफ एक्स वाले कॉलम में लिखते जाएंगे। इस तरीके से सारा गुणा करके आप जब मान लिख लेंगे लास्ट में, तो उसको सिग्मा एफ एक्स यानी अर्थात उसको जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ एक्स का मान आ जाएगा, जो उसमें टोटल नंबर्स आप जो फ्रिक्वेंसी है उसमें आप जोड़ करके और भाग दे देंगे। अर्थात इसका फार्मूला जो हो जाएगा आ जाएगा मीन इक्वल टू एम इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान एन, सिग्मा एफ एक्स अपान एन। ये तो लॉन्ग मेथड से मीन निकालने के लिए फार्मूला है। अब हम शॉर्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं। शॉर्ट मेथड का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, समय भी अधिक लगेगा और त्रुटि की भी संभावनाएं बनी रहती हैं। इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि मान लीजिए कि मध्य बिंदु आपने निकाला, श्रेणी आपकी कुछ इस तरीके की है, मध्य बिंदु निकालने के लिए आपको उसमें कहीं पॉइंट में आपका मध्य बिंदु आ गया, तो जब दशमलव में आ जाएगा तो आप फिर उसको गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, तो वहाँ पर थोड़ा सा लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, समय भी ज़्यादा आपको, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर या मोबाइल ये सब तो रहता नहीं कि आप जल्दी जल्दी फटाफट कर लेंगे। मैनुअली करेंगे तो मैनुअली हो सकता है कहीं त्रुटि की संभावना कभी हो सकती है। इसलिए हम इस सबसे बचने के लिए शॉर्ट मेथड यानी लघु विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें मीन निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका वर्ग दिया है उस वर्ग में से किसी वर्ग को आप कल्पित मध्यमान मान लेते हैं। वैसे जो सही तरीका है, आप जो बिल्कुल बीच का होता है या जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक है उसी वर्ग को कल्पित मध्यमान वर्ग मान लेते हैं। फिर उस वर्ग के सामने एक डी कॉलम बना लेते हैं, डी को विचलन बोलते हैं। अब उसको आप विचलन का फार्मूला ही है एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन बटा आई, इसके माध्यम से। और वैसे भी निकाल लेते हैं आपको कि जिसको आप कल्पित मध्यमान माने उसके सामने जो डी वाला है, डी वाले कॉलम में उसके सामने 0 लिखते हैं
और जिधर आपका वर्ग बढ़ता जा रहा है उधर 1 + 1 + 2 + 3 + 4, और जिधर नीचे घट रहा है -1 -2 -3 -4 लिखना है। फिर एक कॉलम और बना लेंगे एफ डी का। एफ डी क्या है? जो फ्रीक्वेंसी, और डी यानी जो विचलन आपका आया है उसको गुणा करके उस कॉलम में लिखते जाएंगे और टोटल नंबर नीचे आप सिग्मा एफ डी यानी उसको जोड़ करके सिग्मा एफ डी का मान निकाल लेंगे। इसमें एक चीज़ और निकालना होगा, क्लास इंटरवल निकालना होगा। क्लास इंटरवल आपका हमने बताया कि सीरीज आपकी कैसी है उसको देख करके क्लास इंटरवल आपको निकालना है। अगर समावेशी श्रेणी है तो उसमें आपका क्लास इंटरवल घटाना नहीं उच्च सीमा को निम्न सीमा से, बल्कि उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों के मान को आपको लेना है। और अगर निरावेशी श्रेणी है जिसमें एक की उच्च सीमा अगले की निम्न सीमा हो जाती है तो यहाँ पे उच्च सीमा को निम्न सीमा से आप घटा देंगे, जितना मान आएगा वही उसका क्लास इंटरवल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्लास इंटरवल निकाल लेंगे। यन आपको निकाल लेना है, सिग्मा एफ डी का मान आ ही गया है, एज्यूम्ड मीन आपका आ ही गया है, तो उसके लिए फार्मूला अलग है। एम इक्वल टू एज्यूम्ड मीन यानी जिसको शॉर्ट में एम बोलते हैं प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू आई। इस फार्मूले की सहायता से आप मध्यमान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसकी सहायता से ये शॉर्ट मेथड से है। अब आप इसको इसमें कैलकुलेशन आपको कम करना पड़ता है, समय भी आपका कम, और दशमलव जैसी बातें भी इसमें नहीं करनी पड़ती, इसलिए इसको शॉर्ट मेथड कहते हैं। दोनों मेथड से आप मध्यमान निकालेंगे, चाहे लॉन्ग मेथड से चाहे शॉर्ट मेथड से, मान आपका वही आता है। थोड़ा बहुत अंतर होता है, कभी कभी सेम आता है तो आपको गलत। तो अब मध्यमान पे बात हो गई। अब हम लोग दूसरा सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर बात करेंगे। दूसरे आपका मीडियन, इसको हिंदी में मध्यांक बोलते हैं या माध्यिका बोलते हैं। अब मीडियन को कैसे निकालना है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना है? मीडियन निकालने के लिए आपको मध्यांक को माध्यिका वर्ग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? माध्यिका वर्ग भी कहते हैं। मध्यांक को क्या कहते हैं? माध्यिका वर्ग भी कहते हैं। मध्यांक समूह को दो बराबर भागों में इस प्रकार से बांटता है। जो माध्यिका होती है इसको मीडियन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में माध्यिका बोलते हैं। तो मध्यांक समूह को दो बराबर भागों में बांटता है। मध्यांक क्या करता है? समूह को दो बराबर भागों में इस प्रकार से बांटता है कि एक भाग के सारे प्राप्तांक उससे छोटे होते हैं। एक भाग के सारे प्राप्तांक क्या होंगे? उससे छोटे होंगे, और दूसरे भाग के सारे प्राप्तांक उससे क्या होंगे? बड़े होंगे। दो बराबर भागों में इस प्रकार से बांटता है माध्यिका वर्ग कि एक भाग के सारे प्राप्तांक उससे बड़े होंगे और एक भाग के सारे प्राप्तांक उससे छोटे होंगे। अतः माध्यिका वह प्राप्तांक है, अगर इसको परिभाषा के रूप में हम कहें तो माध्यिका वह प्राप्तांक है जिससे कम व अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या बराबर बराबर होती है। फिर सुन लीजिए, माध्यांक या माध्यिका वह प्राप्तांक है जिससे कम व अधिक अंक पाने वाले छात्रों की संख्या बराबर बराबर होती है। यदि समस्त प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुसार, जो सारे प्राप्तांक हैं उनको आकार के अनुसार आरोही क्रम या अवरोही क्रम अर्थात असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर में क्रमबद्ध कर लिया जाए तो उस श्रेणी का मध्य प्राप्तांक ही, तो उस श्रेणी का जो बीच वाला प्राप्तांक आएगा वह प्राप्तांक ही उस सारे प्राप्तांकों की माध्यिका कहलाएगी। मध्य प्राप्तांक ही श्रेणी को दो ऐसे बराबर भागों में बांटेगा कि आधे प्राप्तांक क्या होंगे? आधे प्राप्तांक आपको उससे छोटे होंगे और आधे प्राप्तांक उससे बड़े होंगे। तो ये मध्य का प्राप्तांक बड़े होंगे, अतः यह माध्यिका जो कि क्रमबद्ध श्रेणी का मध्य बिंदु होता है, ऐसे कह सकते हैं।
माध्यिका वह है जो क्रमबद्ध श्रेणी का क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। मध्यांक कहलाता है, माध्यिका कहलाए। इसलिए मध्यांक की स्थिति केंद्रीय मान के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए जो माध्यिका की स्थिति है उसको केंद्रीय मान के नाम से भी पुकारा जाता है, उसके नाम से भी जाना जाता है। मध्यांक को साधारणतया अगर हम देखें तो इसे यमडी अक्षर से, यमडी संकेताक्षर से इसे व्यक्त करते हैं। इससे यमडी संकेताक्षर से इसको हम व्यक्त करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि अब इसमें भी दो प्रकार से माध्यिका निकाली जाती है। जैसे हमने मेन के लिए बताया कि डाटा दो प्रकार से होते हैं, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड। तो जब डाटा अनग्रुप्ड होंगे तब माध्यिका निकालने की दूसरी प्रक्रिया होगी, और जब डाटा ग्रुप्ड होंगे तो उसके लिए माध्यिका निकालने के लिए दूसरी प्रक्रिया है। आइए हम एक एक करके हम लोग देखते हैं कि जब डाटा अनग्रुप्ड होंगे तो उसके लिए माध्यिका कैसे निकालेंगे, और जब डाटा अनग्रुप्ड होंगे तो उसके लिए ऐसी स्थिति में माध्यिका हम निकालने के लिए क्या प्रक्रिया होगी। आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जब आंकड़ा कैसे हो, अव्यवस्थित हो अर्थात अनग्रुप्ड हो। तो अनग्रुप्ड जब डाटा होंगे तो उससे मध्यांक कैसे हम निकालेंगे। जब डाटा कैसा हो हमारा, अनग्रुप्ड हो या अव्यवस्थित हो या अवर्गीकृत हो, तो ऐसी स्थिति में माध्यिका हम लोग कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो अव्यवस्थित आंकड़ा है, अव्यवस्थित डाटा है, उससे मध्यांक निकालने के लिए सबसे पहले प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुसार एक क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। एक क्रम में व्यवस्थित करने के लिए हमने बताया असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर, किसी भी आर्डर में उसको आप व्यवस्थित कर लेते हैं। और तत्पश्चात आप क्या करेंगे, प्राप्तांकों की इस क्रमबद्ध श्रेणी का मध्य बिंदु देख लेते हैं। जो भी ये श्रेणी है उसका मध्य बिंदु हम देख लेते हैं, और यही मध्य बिंदु ही उस श्रेणी का क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। जैसे एक उदाहरण देखें तो 10, 12, 7, 15, 20, 7, 10, 12, 15, 20 है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक क्रमबद्ध कर लेंगे। क्रमबद्ध रूप में इसको किया जा सकता है। कैसे करेंगे, जैसे इसको चाहे असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर में कर लें। अगर इसको हम असेंडिंग आर्डर में कहेंगे तो 7, 10, 12, 15, 20 हो जाएगा। डिसेंडिंग आर्डर में कहेंगे तो 20, 15, 12, 10 और 7 के रूप में क्रमबद्ध किया जा सकता है। अब इस क्रमबद्ध श्रेणी का मध्य बिंदु 12 होगा। अब आप देखें चाहे असेंडिंग आर्डर में इसको देखें या डिसेंडिंग आर्डर में देखो, दोनों स्थिति में जो मध्य बिंदु पड़ रही हो क्या हो रहा है, 12 एक ही हो रहा है। इसलिए उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई भी एक क्रम में आप उसके आकार के आधार पर चाहे असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में आप कर लेते हैं। फिर उसमें जो मध्य बिंदु होगा वही उसका माध्यिका कहलाएगा। एक तो बहुत साधारण स्थिति होगी, बहुत सरल स्थिति होगी, या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रारंभिक चीज़ें। लेकिन जब प्राप्तांकों की संख्या, अब इसमें भी इस तरीके से कम निकालेंगे जब प्राप्तांकों की संख्या विषम होगी, उसी स्थिति में बीच में कोई एक आएगा। लेकिन जब सम होगी तो उस स्थिति में तो कोई प्राप्तांक एक आएगा नहीं बीच में बिल्कुल। तो इस क्रमबद्ध श्रेणी के मध्य बिंदु 12 होगा जब प्राप्तांकों की संख्या विषम होती है। क्या होती है, विषम, अर्थात ऑड नंबर होते हैं। जैसे जो वह ऑड नंबर वह होते हैं जो 2 से ना कटे, न विभाजित, उन्हें ऑड नंबर कहते हैं। तो जब प्राप्तांकों की संख्या विषम होती है तब श्रेणी का मध्य बिंदु तो अस्पष्ट हो जाता है। लेकिन जब प्राप्तांकों की संख्या सम होती है, इवन होती है, तो ऐसी स्थिति में प्राप्तांकों की संख्या कोई मध्य बिंदु नहीं होता है, एक कोई मध्य बिंदु नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में कोई प्राप्तांक मध्य बिंदु नहीं होता तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने एक उदाहरण के माध्यम से 10, 12, 7, 15, 20, 9 इसको क्रमबद्ध करेंगे तो 7, 9, 10, 12, 15, 20 होगा, जिसका मध्य बिंदु अस्पष्ट नहीं है, चूँकि मध्य बिंदु है ही नहीं कोई।
तो ऐसी स्थिति में मध्य बिंदु के दोनों प्राप्तांकों का, जो मध्य में दो प्राप्तांक आ रहे हैं, है ना, तो उन दोनों प्राप्तांकों का हम औसत ले लेते हैं। तो उनका औसत ही क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। जैसे इसमें हम देखें तो 10 और 12 ये दो बिल्कुल बीच में आ रहा है, तो इस 10 और 12 का औसत हम निकाल लेंगे। 10 12 22 और इसको 2 से भाग दे देंगे, कितना आ गया 11। तो 11 ही इस वर्ग का क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। अब जब प्राप्तांकों की संख्या क्या हो, सम हो, जब प्राप्तांकों की संख्या सम होती है तो प्राप्तांकों की माध्यिका निकालने के लिए सूत्र अलग है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें भी जब डाटा अवर्गीकृत आंकड़ा में जब सम और विषम दो चीज़ें आपको देखना होता है। जब इवन नंबर हो तो क्या करते हैं, n+1/2, उसके लिए फार्मूला है MD = n+1/2, यानी n टोटल नंबर्स, इसमें एक जोड़ दीजिए, भाग दे दीजिए, जितना आएगा वही उसका माध्यिका हो जाएगा। लेकिन जब संख्या क्या हो, विषम, अरे जब सम हो, तो सम होगी तो मध्यकांक ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र है, MD = n/2 प्राप्तांक। यानी मान लीजिए 10 है, 10 में 2 को भाग करिए, कितना आ जाएगा, 5वां प्राप्तांक, प्लस n/2 + 1वां प्राप्तांक से 1 कर दीजिए, यानी 5वां और 6वां प्राप्तांक बटा 2। यानी मध्य के, या आपको इसको एक सूत्र रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि मध्य के दो प्राप्तांकों का योग, मध्य के दो प्राप्तांकों का योग बटा 2, मध्य के दो प्राप्तांकों का योग बटा 2। ऐसे मान लीजिए कि मध्य के एक उदाहरण के माध्यम से हम देखें तो 65, 78, 82, 70, 95, 89, 62, 64, इसका अगर माध्यिका में निकालना है, इसका मीडियन निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें प्राप्तांकों को क्रमबद्ध कर लेंगे। जो भी प्राप्तांक दिया उसको हम क्या कर लेंगे, क्रमबद्ध कर लेंगे। अब क्रमबद्ध करने पर 62, 64, 65, 70, 78, 82, 89, 85 आ गए। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ चूँकि n = कितना है, 8 है, अर्थात संख्या क्या है, सम है। तो संख्या सम है तो उसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, MD = n/2 प्राप्तांक प्लस n/2 + 1वां प्राप्तांक और टोटल का अपान 2 हो जाएगा। तो इसमें n/2 प्राप्तांक चूँकि 8 है तो n/2 करेंगे 4 आ जाएगा। तो चौथा प्राप्तांक प्लस n/2 + 1वां प्राप्तांक, अर्थात एक और जुड़ जाएगा तो 5वां प्राप्तांक हो जाएगा। तो चौथा प्राप्तांक प्लस 5वां प्राप्तांक पूरे का बटा 2। तो इसमें हम देखें तो इस उदाहरण में चौथा प्राप्तांक कितना है, 70, 5वां है 78, दोनों को जोड़ लेंगे, मान आया 148, इसमें 2 को भाग कर देंगे, बराबर आ गया 74। तो ये 74 ही हमारा क्या हो जाएगा, इस वर्ग का माध्यिका या मीडियन कहलाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा जब डाटा कैसे हो, अवर्गीकृत हो, अव्यवस्थित हो, या आपका अवर्गीकृत हो, तो उससे प्राप्तांक हम कैसे निकालते हैं। तो ऐसे ही जब संख्या सम होती है तो सम के लिए क्या करेंगे, सम संख्या, अरे सॉरी विषम है, तो विषम है तो उसके लिए n/2 + 1वां प्राप्तांक हो जाएगा, जो मध्य में स्थित प्राप्तांक होता है। जैसे इसका भी एक उदाहरण के माध्यम से देख लें, जैसे 60, 49, 50, 32, 77, 72, 80, ये इसका मध्यांक हमें निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो क्या करेंगे, प्राप्तांकों को क्रमबद्ध कर लीजिए, आप मध्य कर लीजिए, और इसमें n = कितना है, 9, जो कि यहाँ पे संख्या 9 है। तो 9 है तो 9 में एक जोड़ देंगे, यानी 10 हो गया, 10 में 2 का भाग देंगे, 5वां, तो 5वां प्राप्तांक, चाहे जिधर से आप जोड़ लें वही 5वां प्राप्तांक ही इस वर्ग का क्या हो जाएगा, माध्यिका कहलाएगा। तो 5वां प्राप्तांक इसका क्या हो गया, 65, तो 65 इसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका। तो अब अवर्गीकृत जब डाटा दिए हों, यानी जब डाटा क्या हो, अवर्गीकृत हो, तो ऐसी स्थिति में माध्यिका निकालने के लिए कुछ सोपान है, कुछ स्टेप्स हैं जो आपके सामने रख रहे हैं, उसको आप सुन लीजिए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अव्यवस्थित आंकड़े हैं, अनग्रुप डाटा है, उससे मध्यमान ज्ञात करने के लिए हमें कुछ निश्चित सोपानों से होकर गुजरना पड़ता है।
अब सबसे पहला जो सोपान है इसमें, या सबसे पहले जो किया जाता है वो यह है कि प्राप्तांकों को उसके आकार के अनुरूप आप आरोही या अवरोही क्रम में उसको व्यवस्थित कर लें। जब आंकड़े आपके, डाटा आपके व्यवस्थित हो जाएं, तो फिर आप क्या करेंगे, उस व्यवस्थित आंकड़ों को में आप देखेंगे कि इनकी संख्या कितनी है। अगर ये सम है, अगर ये इनकी संख्या सम है, तो आप क्या करेंगे, n/2वां प्राप्तांक और प्लस n/2 + 1वां प्राप्तांक और टोटल का बटा 2 कर देंगे, और जितना मान आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। जोड़कर इसमें 2 से भाग दे दें, प्राप्त मान ही उस वर्ग की माध्यिका होगा। तीसरा स्टेप क्या करेंगे, अब ये देखेंगे अगर उसमें विषम संख्या है, n का मान विषम है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए कौन सा फार्मूला अलग है, इसमें n+1 कर देंगे, जितना आपका आंकड़ा है इसमें 1 जोड़ देंगे और उसमें 2 का भाग कर देंगे, जितना मान आएगा वही प्राप्तांक ही उसका माध्यिका। ठीक है, तो इस तरीके से हम जब डाटा अनग्रुप्ड हो तो उसके लिए हम कैसे माध्यिका निकालते हैं। इसमें 2 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे आपकी जो डाटा दिया गया वो सम है या विषम है। अब ये देखने के पश्चात उसको आप व्यवस्थित कर लेंगे। सम है तो उसके लिए आपका फार्मूला जो होता है n/2वां प्राप्तांक प्लस n+1/2वां प्राप्तांक और टोटल का मान 2 कर लेंगे, जितना मान आएगा वही उसकी माध्यिका होगी। अब जब विषम है, डाटा आपकी विषम है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, n+1/2 टोटल नंबर्स में 1 जोड़ देंगे, जितना आएगा 2 का भाग कर देंगे। अब जो मान आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, माध्यिका। अब बात आती है जब आंकड़े कैसे हो, ग्रुप्ड हों यानी वर्गीकृत हों, तो उसके लिए मीडियन निकालने के लिए क्या फार्मूला है, उसके लिए आप क्या प्रयोग करेंगे। तो समान प्राप्तांकों के बीच स्थित होने पर, एक अभी यहाँ पे और देख लीजिए, ये तो बातें हो गई जब सीधा सीधा अलग अलग प्राप्तांक हो, तो ऐसी स्थिति में आप माध्यिका कैसे निकालेंगे। एक कभी कभी समस्या आ जाती है जब उसमें बहुत सारे प्राप्तांक समान आ जाएं, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा माध्यिका निकालने के लिए आपको अलग प्रक्रिया करना पड़ेगा। उसके लिए कैसे करेंगे, उसके लिए ही बातें हम बता रहे हैं। सबसे पहले आपको समान प्राप्तांकों के बीच स्थित होने पर माध्यिका की गणना कैसे करें। जब कई प्राप्तांक जो बीच में स्थित हो जाएं, यानी जो सेम हो, तो ऐसी स्थिति में माध्यिका निकालने के लिए, माध्यिका की गणना के लिए हमें क्या करना होगा। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन व्हेन इट्स एग्जिस्ट बिटवीन टाइड स्कोर्स। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी मध्यांक ज्ञात करते समय मध्य में स्थित प्राप्तांकों की पुनरावृत्ति होती है। मध्य में स्थित जो प्राप्तांक है उनकी क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। तो जिसके कारण मध्यांक समान प्राप्तांकों के बीच पड़ जाता है, तब मध्यांक ज्ञात करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में आप चयन नहीं कर पाते किसको माने, तो इसके लिए थोड़ा स्थिति अलग है। मध्यांक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें जैसे मान लीजिए एक उदाहरण हम देखें, 3 4 5 5 6 6 6 7 7 8। अब यहाँ पे हम देखें तो कुल प्राप्तांक जो है 10 हैं। अब अतः हम देखें जैसे निकालते हैं, अगर वैसे निकालें तो हमारा गलत हो जाएगा। अतः मध्यांक वह प्राप्तांक होगा जिसके नीचे भी 5 प्राप्तांक हों तथा जिसके ऊपर भी 5 प्राप्तांक हों, है ना। तो ऐसी स्थिति में हम देखें तो यहाँ पे संभव नहीं है। तो अब चूंकि मध्य के दोनों प्राप्तांक ही क्या है, 6 6 हैं, जिसका औसत भी 6 ही होगा। अतः ऊपर वर्णित नियम के अनुसार मध्यांक 6 ही होगा, किंतु 6 से नीचे तो 4 ही प्राप्तांक है, और जबकि 6 से ऊपर 3 प्राप्तांक है, तो बराबर बराबर नहीं हुए। तो ऐसी स्थिति में 6 को मध्यांक माध्यिका नहीं कहा जा सकता, उसको 6 को माध्यिका स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में उचित यही होगा कि इस स्थिति में मध्यांक के प्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए रेखा चित्र का उपयोग करना सुविधाजनक होगा। आप रेखा चित्र की सहायता से उसको कर सकते हैं। तो जैसे रेखा चित्र में विभिन्न प्राप्तांकों की वास्तविक जो सीमा है, उन वास्तविक सीमाओं के द्वारा घेरी गई दूरी तथा प्राप्तांकों की आवृत्तियों को
आयतों के द्वारा दिखाया गया है। माध्यिका के लिए प्राप्तांकों को इस प्रकार से दो भागों में बांटना होगा कि प्रत्येक भाग में कुल प्राप्तांक की संख्या समान हो, और यहाँ पे कुल प्राप्तांक मान लीजिए 10 है, तो इस माध्यिका से नीचे तथा ऊपर 5-5 प्राप्तांक होने चाहिए, क्योंकि 6 के नीचे 4 प्राप्तांक हैं और ऊपर उसके 3 प्राप्तांक हैं। इसलिए निसंदेह यहाँ पे माध्यिका 6 की निम्न व उच्च सीमा अर्थात 5.5 और 6.5 के बीच कहीं स्थित होगा, क्योंकि 5.5 से नीचे 4 प्राप्तांक हैं, इसलिए 5.5 व 6.5 के बीच स्थित 3 प्राप्तांकों में से एक प्राप्तांक और चाहिए। अतः 5.5 व 6.5 के बीच की दूरी का 1/3 1/3 अर्थात 0.33 को 5.5 में जोड़ने पर प्राप्त मान अर्थात 5.83 ही वह प्राप्तांक होगा जिसके नीचे कुल 5 प्राप्तांक स्थित होंगे और जिसके ऊपर भी कुल 5 प्राप्तांक स्थित होंगे। अतः उक्त चित्र से यह ज्ञात अच्छे ढंग से ज्ञात कर सकते हैं, या इस चीज़ को जो हमने बताया इसको आप स्पष्ट कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। तो अब हम एक विषम यान का उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 2 4 4 6 6 7 8 9 के लिए मध्यांक ज्ञात करना है। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि n का मान 9 होने के कारण माध्यिका में 5वें या 6वें प्राप्तांक का औसत क्या होगा, परंतु ये दोनों ही प्राप्तांक 6 के बराबर है। दोनों प्राप्तांक किसके बराबर है? 6 के बराबर है। तो माध्यिका 5.5 से 6.5 के बीच की स्थित होगी, परंतु कहीं पर इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए प्राप्तांकों का रेखाचित्रीय निरूपण ही करना होगा, उसी के माध्यम से हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मान निकाल सकते हैं। तो चूँकि आपका बड़ा हो जा रहा है वीडियो, इसलिए अब इसके आगे हम बात अगले वीडियो में करेंगे, तो वहाँ पे हम बात इसको फिर से देखेंगे। तो आज हमने देखा कि मध्यांक कैसे मध्यमान कैसे निकालते हैं, मध्यमान निकालने का क्या फार्मूला है। अब इसमें जब डाटा वर्गीकृत होते हैं तो दोनों के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं, अलग अलग उसके लिए फार्मूले हैं। उसके बाद हमने माध्यिका की भी थोड़ी चर्चा की कि माध्यिका कैसे निकालते हैं। जब डाटा अनग्रुप्ड होता है तो माध्यिका निकालने के लिए क्या फार्मूले का प्रयोग करते हैं। अब अगले दिन हम इसकी आगे माध्यिका पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार करिए, आगे वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप तो लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जो भी समस्याएं हैं, अगर इसमें कोई वीडियो देखने के पश्चात आपको कोई चीज़ें ऐसी जो नहीं समझ में आ रही या कोई आपको प्रश्न हो, तो उसको आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से उस प्रश्न को आप रख कर के सामने और उसको समाधान पा सकते हैं। और नहीं तो आप इसमें भी वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिखें और उस उत्तर आपको मिल जाएगा। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना सहयोग बनाते रहिए, और इसमें कुछ अच्छे लगे तो इसको आगे भी शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे और लोगों का इसको देख करके वो अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें और उसको समझ सकें। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़ने के लिए। धन्यवाद।